हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जिसका भी एग्ज़ाम है दोस्तों आपके 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। वो जरूर देख लीजिए ये अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में से दोस्तों उम्मीद मानिए 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपका फंसा दूंगा, ठीक है। वही अनुच्छेद लिया हूँ दोस्तों जिस टॉपिक से पूछ रहा है, एकदम छाट कर दिया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो चलिए बिना देरी की वजह से देख लेते हैं कि कौन कौन अनुच्छेद है। सबसे पहले मैंने भाग 3 और भाग 4 दो अनुच्छेद लिया हूँ, एकदम छाट के, ये नहीं कि पूरा। भाग 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, भाग 3 का उल्लेख, भाग 3 में क्या है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार का उल्लेख है, किस देश से लिया गया ये याद रखिएगा, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो 12 से 35 तक है अनुच्छेद। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, ठीक है। अब कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है दोस्तों, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 7 प्रकार के थे दोस्तों, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 12 से 35 में केवल आपको 14 याद रखना है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, यानी विधि मतलब कानून दोस्तों सबके नज़र में समान रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 दोस्तों की अस्पष्टता का अंत, यानी छुआछूत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 है दोस्तों, अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है, लेकिन 19(1) याद रखेगा, कहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, तो 19(a) में। बोलने की स्वतंत्रता 19(1) में, अच्छा ये ए में, ठीक ना। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में, याद रखिएगा, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। फिर अनुच्छेद 21 याद रख लेना है इसको, कहे कि प्राण और दैहिकी की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में। फिर 21 याद रख लेना है, ठीक ना। उसके बाद 21 क याद रख लेना है दोस्तों। देखिए 21 क दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये है। आइए दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। देखिए दोस्तों ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, जो पूछ चुका है दोस्तों मैं बता दूंगा वहाँ पर। देखिए 21 ये पूछ चुका है, आपका अनुच्छेद 17 पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक ना। आपके एग्जाम में पूछ चुका है SSCGD का। अब अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, सो ये भी पूछ चुका है। अनुच्छेद 24 की 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा, यानी किसी भी कंपनी में या कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों को, ये भी पूछ चुका है आपके SSCGD में। अनुच्छेद 32 भी पूछ चुका है दोस्तों। देखिए वही लिया हूँ जो एकदम इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है दोस्तों। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है ना, ठीक ना। 5 प्रकार की रीट जारी करती है, यहाँ पर रीट होगा, 5 प्रकार की रीट जारी करती है। आइए भी याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है, ठीक ना। तो हाई कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है रीट, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है। तो देख रहे हैं दोस्तों, देखिए इतना में आपका भाग 3 से केवल मैंने 2 4 यानी 10 पॉइंट लिया है केवल। अगर आप ये 10 पॉइंट याद रख लेते हैं तो इसमें से एकदम फंसेगा आपका एग्जाम में। उसी तरह भाग 4 देख लीजिए, सो इसमें क्या है, DPSP है। DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना, निर्देशक तत्व। ये दोस्तों कहाँ से लिया गया, ये भी याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक ना। उल्लेख कहाँ है दोस्तों, तो भाग 4 में इसका उल्लेख है, और 36 से 51 तक है, ठीक। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 39 याद रखिएगा दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये पूछ चुका है। अनुच्छेद 39 पूछ चुका है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का संगठन किया गया था अनुच्छेद 40 के तहत। ये याद रखिएगा दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया है, यानी जो अनुच्छेद 40 है दोस्तों, यानी ग्राम पंचायत हो, इसको कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया, ठीक ना। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, समान सिविल संहिता है। तो समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 दुधारू पशु पर हत्या और रोक, ये पूछ चुका है, अनुच्छेद 48 पूछ चुका है कि दुधारू पशु की हत्या पर रोक, और चाहे कृषि या पशुपालन पर रोक, ये अनुच्छेद 48 में किया गया है। याद रख सकते हैं दोस्तों कि 48 लीटर पशु दूध दे रहा है, ठीक ना। तो इस तरह याद रख सकते हैं। उसी तरह देखिए, अब आप भाग 4 में बस केवल आपको इतना याद रख लेना है। इतना याद रख लेंगे तो आप ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य देख लीजिएगा, ये हम लोग का 36 से 51 तक था ना,
DPSP 36 से 51 तक था। उसके बाद दोस्तों 51 क देखिए, 51 क में किसका उल्लेख है दोस्तों, तो 51 क में दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है दोस्तों 51 क में। इसका भाग याद रखिएगा, भाग 4 में क में इसका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। कितने प्रकार के, 11, 10 + 1 याद रखिएगा, ठीक ना। जो 11वां है दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 द्वारा। जो निःशुल्क शिक्षा भी आपने ऊपर पढ़ा यही था, ठीक ना। जो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसको जोड़ा गया था। जो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 86 वाला आपका पूछ चुका है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, 11 के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। ये पूछे दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है दोस्तों, तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 42वां है दोस्तों, तो 42वां से ही रिलेट करके 44वां याद रखिएगा, बहुत लोग भूल जाते हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा दोस्तों इसको ये संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क में जोड़ा गया, ठीक ना। 300 क में जो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर 300 क में जोड़ा गया। बहुत लोग दोस्तों 44वां और 42वां में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला, देखिए दोस्तों, महान्यायवादी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में, ठीक ना। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है केंद्र सरकार का दोस्तों वकील होता है, यानी कानून मंत्री होता है, ठीक ना। केंद्र सरकार के बारे में कोई भी अगर कानून से संबंधित जानकारी देना होगा तो महान्यायवादी करेगा। उसी तरह दोस्तों हर राज्य में महाअधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, ठीक ना। तो एडवोकेट जनरल का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 165 में है। इस तरह याद होगा दोस्तों। देखिए 76 है ना, तो 76 में से केवल एक कम कर दी, तो 7 में से 1 घटा 6 और 6 में से 1 घटा 5, तो 76 अगर याद हो जाएगा दोस्तों, तो 165 भी आपको याद हो जाएगा। एक कम कर देना है, ठीक ना। दोनों याद रखिएगा। इस तरह भी पूछ सकता है दोस्तों कि राज्य का, प्रत्येक राज्य का कानून मंत्री कौन होता है, यानी कानून सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता हो जाएगा। और केंद्र सरकार का कानून सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी हो जाएगा, ठीक ना। कैग के बारे में याद रखिए दोस्तों कि कैग का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद दोस्तों 148 में है। अनुच्छेद 148 में है कैग का उल्लेख, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में कैग कौन है, तो के संजय मूर्ति याद रखिएगा, ठीक ना। वर्तमान में कैग कौन है दोस्तों, तो के संजय मूर्ति याद रखिएगा, ठीक ना। गिरीश चंद्र मुर्मू तो हट गए हैं, के संजय मूर्ति याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए कैग को क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों, हिंदी में कहते हैं इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक ना। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये है के संजय मूर्ति, ठीक ना। तो इतना अनुच्छेद अगर आप याद रख सकते हैं दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक ना। अगर आप देख रहे होंगे एनालिसिस दोस्तों, तो आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।